तो भाई एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का युवा पीढ़ी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जो है आप लोगों के लिए डेडिकेटेड टू एक्सीलेंस और सर्वोत्तम सीरीज 1.1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो कि हिंदी व्याकरण के लिए बनाई गई तैयार की गई सीरीज है। तो सबसे पहले तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका युवा पीढ़ी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जो है आप लोगों के लिए डेडिकेटेड टू एक्सीलेंस। तो आज यहाँ मैं आप लोगों के साथ बात करने आया हूँ, बताने आया हूँ कि युवा पीढ़ी क्लासेस आप लोगों के लिए एक हिंदी व्याकरण की विशेष सीरीज स्टार्ट करने वाली है, जिसमें आपको हिंदी व्याकरण का जीरो से हीरो तक यानी फर्स्ट से अर्थ तक का सफर तय करना सिखा दिया जाएगा। यहाँ पर आपको हिंदी व्याकरण में सारी चीजें, सारे टॉपिक, सारे कंटेंट डिटेल में और बहुत ही सुविधाजनक तरीके से देखने को मिलेंगे। आपको कंटेंट के विषय में कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम हिंदी व्याकरण को जल्दी से जल्दी निपटाने की और उस सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके बाद हमें फिर प्रैक्टिस भी करनी है। जैसे एसएससी जीडी की वैकेंसी आकर और फिर एग्जाम होने को है फरवरी और मार्च में, तो फरवरी और मार्च तक हमको सिलेबस कंप्लीट भी करना है और सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी है। तो यहाँ पर इस क्लास में आपको एमपीएसआई के लिए, यूपीएसआई के लिए, बिहार की एसआई के लिए, एसएससी जीडी के लिए और जो भी अपकमिंग वैकेंसीज हैं जिनमें हिंदी का एक अच्छा आपको पार्टीशन देखने को मिलता है, एक अच्छा सेक्शन देखने को मिलता है जहां पर अच्छे लेवल के बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम आपको इस क्लास में, हिंदी व्याकरण की क्लास में, एक अच्छे लेवल से हिंदी सिखाने की कोशिश करेंगे। तो फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं युवा पीढ़ी क्लासेस की सर्वोत्तम सीरीज 1.1 में। यहाँ पर आपको हिंदी भाषा का ज्ञान बहुत अच्छे से और बहुत ही अच्छे लेवल तक, बहुत डीप तक लेकर जाएंगे और आपको हिंदी हम सिखाएंगे, ऐसा हम आपसे वादा करते हैं। हिंदी व्याकरण सीखने के लिए सबसे पहले हमें जानना होता है कि हिंदी है क्या, हिंदी भाषा क्या है। इस भाषा में हम सारी चीजों को कैसे कवर करते हैं। जैसे मान लो शब्द है, वाक्य है, अक्षर है, काव्य है, महाकाव्य है, ग्रंथ है, वर्ण है, ये सब चीजें कैसे बनती हैं, कैसे हिंदी भाषा का विकास होता है। तो हम सबसे पहले हिंदी भाषा को सीखने के लिए, हिंदी व्याकरण को सीखने के लिए सबसे पहले हम एक टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम होता है वर्णमाला। क्या नाम होता है इसका? वर्णमाला। तो हम यहाँ पर आज जो कुछ भी बातें करेंगे और जो हमारा पहला टॉपिक होगा, अध्याय नंबर 1, वो होगा हमारा वर्णमाला। तो हम वर्णमाला के बारे में अधिक से अधिक जानने, पढ़ने और सीखने की कोशिश करेंगे। वर्णमाला है क्या? पहले आप ये समझिए कि भाई हिंदी भाषा में हम हिंदी भाषा के काव्यों तक, ग्रंथों तक पहुंचते कैसे हैं। सबसे पहला पड़ाव क्या होता है, सबसे पहली सीढ़ी क्या होती है? तो सबसे पहली सीढ़ी होती है, जिसे हम बोलते हैं मुख से निकली हुई ध्वनि। क्या कहते हैं? हमारे मुंह से निकली हुई ध्वनि। जब ध्वनि हमको सही में आ जाती है तो हम फिर ध्वनि से निकल कर आते हैं वर्ण पर, वर्ण या अक्षर, और अक्षर से हम पहुंचते हैं शब्द पर, और शब्द से हम पहुंचते हैं वाक्य पर। ठीक है, वाक्य से हमारी किताबें बनती हैं, अध्याय बनते हैं, गद्यांश पद्यांश बनते हैं, ग्रंथ, काव्य, महाकाव्य बनते हैं। तो इस तरीके से हम हिंदी के एक बेहतरीन और अच्छे काव्य, महाकाव्यों तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वर्णमाला को ध्वनि से। हिंदी भाषा को सबसे पहले हम ध्वनि से शुरू करते हैं। ध्वनि क्या होती है? तो ध्वनि वो होती है जो किसी प्राणी द्वारा उसके मुख से, उसके गले से निकलती है। क्या? ध्वनि वह होती है जो किसी प्राणी के द्वारा उसके मुख से या उसके गले से निकलती है। अब प्राणी के अलावा जो प्राणी नहीं है उनके भी पास से ध्वनि निकलती है। तो सभी चीजों की, सभी वस्तुओं की, सभी संज्ञाओं की अलग अलग ध्वनि होती है, जिन्हें हम लिखकर, बोलकर पहचान पाते हैं। जैसे बोलकर कैसे पहचानेंगे? मतलब जैसे अगर बोलकर पहचानना है तो चूहा कैसी आवाज करता है, कुत्ता कैसी आवाज करता है, बिल्ली कैसी आवाज करती है, तो ये हम सुनते हैं, लेकिन फिर उसे बोलते भी तो है कि ये ऐसे आवाज करते हैं, तो हम बोल के पहचान जाते हैं कि ये आवाज किसकी है। चिड़िया की आवाज कैसी होती है, कौवे की आवाज कैसी होती है, गाय भैंस की आवाज कैसी होती है। ध्वनि ही तो है जो इनके गले से, इनके कंठ से निकलती है। अब ये तो हो गए प्राणी। जो प्राणी नहीं है, तो जैसे बस की आवाज,
ट्रक की आवाज़, कार की आवाज़, मोटरसाइकिल की आवाज़, साइकिल की आवाज़, आपके मोबाइल की आवाज़, स्पीकर की आवाज़, टीवी की आवाज़, ये सब क्या है, ये निर्जीव हैं, प्राणी नहीं है, तब भी आवाज़ तो निकालते ही हैं, ध्वनि निकालते ही हैं। तो उसी ध्वनि को हम कहते हैं सबसे छोटी इकाई। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई लिख लेंगे हम यहाँ पर। पहला पॉइंट, क्या हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। ठीक है, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। अब जो ध्वनि है ना, वो कैसी इकाई है, तो उसे हम कहेंगे कि ध्वनि हमारी मौखिक इकाई है। कैसी इकाई है, मौखिक। मौखिक अर्थात मुंह से निकलने वाली, मुंह से निकलने वाली इकाई मौखिक इकाई कहलाती है। और ध्वनि हमारी हिंदी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहलाती है। क्या कहलाती है, सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। अब ध्वनि जो है वो कई तरह से निकल सकती है, कई जानवरों से निकल सकती है। ठीक है, मतलब ये है कि ध्वनि दोनों प्रकार से हो सकती है। ध्वनि प्राणीवाचक भी हो सकती है और ध्वनि अप्राणीवाचक भी हो सकती है। मतलब ध्वनि के निकलने का पता हम कर सकते हैं ध्वनि को सुनकर कि ये ध्वनि किसी प्राणी की है या किसी निर्जीव की है। ठीक है, प्राणीवाचक बोल समझे तो जीवित, जो जीवित है उसकी आवाज़ या जो अजीवित है उसकी आवाज़। तो जीवित अजीवित चीज़ों की अलग अलग आवाज़ें होती हैं और उन आवाज़ों को सुनकर, उन ध्वनियों को सुनकर हम पहचान पाते हैं कि ये ध्वनि किसकी है, किसी जीवित प्राणी की है या अजीवित की है। ठीक है, जब ध्वनि से आगे हम बढ़ते हैं तो ध्वनि से आगे बढ़ने पर हमको देखने को मिलता है वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर, तो हम क्या कहेंगे कि जब ध्वनि को लिखा जाता है, जब ध्वनि को लिखा जाता है तो वह वर्ण कहलाती है। जो ध्वनि को लिखा जाता है तो वह वर्ण कहलाती है। और यही वर्ण की अगर बात की जाए तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण जो होती है वो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वो भी कैसी इकाई, लिखित इकाई। हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है आपकी वर्ण, और मौखिक इकाई होती है आपकी ध्वनि। ठीक है, जब भी पूछा जाए कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो अब आपको ऑप्शन मिलेंगे। अब अगर सीधा सीधा ये लिखते हैं कि सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई पूछते हैं, ठीक है, और आपको ऑप्शन में दोनों मिलने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, दोनों आपको ऑप्शन में मिलने वाले हैं कि भाई वहां पर आपके पास एक ऑप्शन है वर्ण का और एक ऑप्शन है ध्वनि का। ठीक है, जब दोनों ही ऑप्शन आपके पास होते हैं तो आपको जो ऑप्शन चुनना है वो है आपका वर्ण। ठीक है, जब आपके पास दोनों ऑप्शन है तब वर्ण चुनना है, लेकिन जब दोनों ऑप्शन नहीं है तो वो आपको सीधे सीधे लिख के देंगे क्वेश्चन में कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तो ध्वनि लिखना है, ध्वनि पर आंसर करना है। जब लिखा देते हैं कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है तो आपको जवाब देना है वर्ण। ठीक है,
तो लिखित इकाई और मौखिक इकाई में इतना अंतर होता है। अब ये सबसे छोटी कैसे होती है, तो अगर आपको ध्वनि अगर बोलनी है तो गले से कितनी सबसे छोटी ध्वनि क्या निकालोगे, गले से सबसे छोटी ध्वनि क्या निकलेगी। अगर आपको ध्वनि सबसे छोटी का ही पता करनी है, सबसे छोटी का ही ध्वनि तो ठीक है कह दिया, लेकिन इसे प्रूफ कैसे करें, कैसे पता करें कि यही सबसे छोटी है बोलने में। तो भाई आप ध्वनि में सबसे छोटा क्या बोलोगे, कौन सी आवाज होगी सबसे छोटी होगी, तो आप बोलते हैं गले से आप आ, सबसे छोटी इकाई, ठीक है, सबसे छोटी इकाई आ। अब आते हैं लिखित में कैसे होगी, तो फिर लिखित में कहलाती है आपके पास आ। ये बोलने में है तो आपको दिखाई नहीं देगी, ये वाली बोलने में तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन ये लिखने में तो ये दिखाई देगी। अब लिखने में सबसे छोटा होता है आ और बोलने में सबसे छोटा होता है आ, दोनों ही सेम है। अब दोनों जब समान है तो फिर लिखने में और बोलने में अंतर क्या आएगा, तो भाई लिखने बोलने में अंतर कोई नहीं आता। जो आप बोलते हो, जो आपकी ध्वनि निकलती है मुंह से, वही ध्वनि लिखी जाती है। जो आपके मुख से ध्वनि निकलती है वही तो लिखा जाएगा। अब आप बोल रहे हो कबूतर, तो कोई उसको खरगोश तो नहीं लिखेगा ना। आपने बोला कबूतर, खरगोश तो नहीं लिखा जाएगा ना। कबूतर अगर बोला गया है तो कबूतर ही लिखा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बस ऐसे ही ध्यान रखना है कि जब भी जो ध्वनि हमारे मुख से निकलती है वही ध्वनि लिखी जाती है, और उसी लिखित रूप को हम बोलते हैं वर्ण। तो सबसे छोटी इकाई ध्वनि में अगर आ है तो फिर वर्ण भी सबसे छोटा अ ही होगा, ठीक है। सबसे छोटा वर्ण, सबसे छोटी लिखित इकाई अ होगी आपके लिए। इतना समझ में आ गया। अब क्या होता है कि भाई ध्वनि निकल आई, ध्वनि समझ गए हम, ध्वनि के बाद हम इसको समझ गए वर्ण को, कि वर्ण वर्ण कैसे बनता है, वर्ण कैसे लिखा जाता है, मतलब वर्ण का क्या भेद है, कि वर्ण कैसे तैयार होता है। तो वर्ण का और आपको ध्वनि का पता लग गया। अब अगला क्या होगा, शब्द। शब्द से क्या बनेगा, वाक्य। अब उसमें जाते हैं सीधा हम। तो हमने ध्वनि को समझ लिया, ध्वनि को अगर लिखित रूप दिया तो वर्ण हो गया, और वर्ण से शब्द कैसे बनेगा वो समझना है, और शब्द से वाक्य कैसे बनेगा वो समझना है, ठीक है। तो हम शब्द को समझने के लिए क्या करेंगे, शब्द को समझने के लिए शब्द को लिखना पड़ेगा पहले। तो भाई शब्द है क्या, कैसे बनता है, कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम बताते हैं कि कई सारे, जैसे लिखें, एक से अधिक वर्णों के संयोग से शब्द की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब शब्द की उत्पत्ति होती है कैसे, एक से अधिक वर्ण के संयोग से। संयोग का मतलब होता है जोड़ने से। जब एक से अधिक शब्द जोड़े जाते, एक से अधिक वर्ण जोड़े जाते हैं, तब एक शब्द बनकर तैयार होता है। कैसे होगा कि भाई जैसे मान लो एक वर्ण ये हुआ, एक वर्ण ये हुआ, तो क्या बनेगा, एक शब्द बनेगा, बन गया। मान लो एक वर्ण ये हुआ, एक वर्ण ये हुआ, एक वर्ण ये हुआ, तो शब्द बनेगा, बन गया। एक वर्ण ये हुआ, एक वर्ण ये हुआ, एक वर्ण ये हुआ, और एक वर्ण ये हुआ, तो इन सभी वर्णों को जोड़कर बनेगा शब्द। क्या बनेगा, शब्द। क्या शब्द बन रहा है, कबूतर, कबूतर, है ना। जैसे हमने छोटे बच्चों को देखा है, जो अभी बेबी हैं, छोटे हैं, गोदी में खेलते हैं, मतलब इस टाइप की, जो बोलना तक नहीं जानते, जब वो बोलना शुरू करते हैं किसी शब्द को, कोई चीज मांगने के लिए, किसी को पुकारने के लिए, तो वो कैसे बोलते हैं, पहले वो लोग एक एक वर्ण को बोलते हैं, म म म म म, और जब उनके लिए म जुड़ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि मम मम, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, वो पानी की डिमांड कर रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को ऐसे तो बोला था मम 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 बोलोगे तो पानी मिलेगा। तो जब वो इन सब से सभी वर्णों को कोशिश करते हैं बोलने की, 1 2 3 4 जगह रिपीट हो जाते हैं वो सभी के सभी वर्ण, तो आप समझ जाते हो कि हाँ अब ये पानी मांग रहे हैं। ऐसे तो होता है। तो जब वर्णों को जोड़ा जाता है, एक से अधिक वर्णों को जोड़कर इकट्ठा करके फिर बोला जाता है, तब जाकर बनता है एक शब्द, और उस शब्द से हमें समझ में आता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाहता है, ठीक है।
तो इस तरीके से हम समझ जाते हैं कि वर्णों के योग से कैसे शब्द की तैयारी होती है, कैसे शब्द बनता है। जैसे एक और शब्द देखा जाएगा, अगर प सु प ति ना थ द्वा ल। इससे जोड़ के आप क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे आप खुद ही बताओ ना। इसे हम जोड़ के बनाते हैं पशुपति नाथ द्वार। तो क्या हुआ, कितने सारे वर्णों को जोड़ा गया, इतने सारे वर्णों को जोड़ने के बाद एक शब्द बना पशुपतिनाथ द्वार। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख लेंगे, इस तरीके से हम समझ लेंगे कि शब्द बनता कैसे है। शब्द बनता है एक से अधिक वर्णों के संयोग से। ठीक है, एक से अधिक वर्णों के संयोग से हम शब्द को तैयार कर सकते हैं। समझ गए बातों को, इस तरीके से शब्द बनता है। अब अगर हमें जानना है, ये हो गया शब्द शब्द का जानना है कि वाक्य कैसे बनता है। तो वाक्य को बनाने के लिए भी सिंपल सी डेफिनेशन, सिंपल से तरीके, साधारण सी बात है कि एक से अधिक शब्दों को जोड़कर वाक्य की उत्पत्ति होती है। एक से अधिक शब्दों को जोड़कर वाक्य की उत्पत्ति होती है। कैसे जोड़े जाए, तो जैसे जैसे कैसे, तो एक शब्द हुआ राम, दूसरा हुआ जा, तो दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, राम जा। एक शब्द हुआ राम घर जा, हो गए एक दो तीन शब्द हो गए, तीनों को जोड़ दो, राम घर जा। क्या हुआ, शब्द जोड़े ना, इतने सारे शब्दों को जोड़ा, एक ये जोड़ा, एक इसको जोड़ा, एक इसको जोड़ा, तो एक से अधिक शब्द हो गए, एक दो तीन, एक दो। मतलब ये है कि आप किसी एक शब्द को वाक्य नहीं कह सकते, आप किसी एक वर्ण को शब्द नहीं कह सकते, आप किसी एक ध्वनि को वर्ण नहीं कह सकते। ठीक है, जब ध्वनियां एक से ज्यादा मिलती हैं तब वर्ण बनते हैं, जब ध्वनियां एक से ज्यादा मिलती हैं तब वर्ण बनते हैं। तो ऐसे ही जब ध्वनि एक से ज्यादा मिलेंगी तब वर्ण बनेगा, या ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण होगा। जब एक से अधिक वर्ण मिलेंगे तब एक शब्द बनेगा, जब एक से अधिक शब्द मिलेंगे तब एक वाक्य बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं कई सारे लंबे लंबे बड़े बड़े वाक्यों को ऐसे ही उत्पन्न किया जाता है, ऐसे ही उनकी उत्पत्ति होती है। और देख लें जैसे लो भाई, एक दो तीन चार पाँच छः, छह शब्दों को जब जोड़ा जाएगा तो क्या वाक्य बनेगा, कमला अपने पापा को घर, अच्छा कमला अपने पापा को बुलाती है। अब कमला तो बुलाती है पापा को, अब इस सेंटेंस में, इस वाक्य में आप वो वाला कॉन्सेप्ट तो अप्लाई मत करना भाई कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो उसका बॉयफ्रेंड या दोस्त नहीं है, पापा है, समझे। कहीं आप चालू हो जाओगे बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो अपने पापा को बुलाती है। तो ऐसे हम समझ जाते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं कि एक से अधिक शब्दों को जब जोड़ा जाता है, उनका संयोग होता है, तब एक वाक्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है, हम अपनी पढ़ाई करने के लिए
जी तोड़ मेहनत करते हैं और दरोगा बनते हैं। ये हुआ भाई वाक्य। अब देखो वाक्य बनना है ना, ये वाक्य बन रहा है ना ये, तो अब आपको ये समझना होगा कि वाक्य कितना ही बड़ा हो सकता है। ठीक है, कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि 2-4 शब्दों को 10-20 शब्दों को ही जोड़कर हम कहेंगे तो ही वाक्य होगा, उसके अलावा वाक्य नहीं होगा। वाक्य कितना ही बड़ा हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि बातें क्या हो रही हैं, क्या काम हो रहे हैं, क्या आपका परसेप्शन है, क्या आप समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब वाक्यों को जोड़ा जाता है ना, कि एक वाक्य, 2 वाक्य, 3 वाक्य, 4 वाक्य, तो गद्य और पद्य की उत्पत्ति होती है। जब गद्य और पद्यों को जोड़ा जाता है तो और भी आगे जो पद्यांश गद्यांश की उत्पत्ति हो जाती है। मुहावरे, लोकोक्ति और जो आपके दोहे बनते हैं, गाने बनते हैं, भजन बनते हैं, सब इन्हीं से जुड़कर बनते हैं। कई सारे शब्दों को जोड़ते जाओ, वाक्य बनते जाएंगे, वाक्यों को जोड़ते जाओ, कहानियाँ बनती जाएंगी। उन्हीं कहानियों, किताबों में, अखबारों में, मैगजीन्स में और कई कई जगह पे ग्रंथ, काव्य, महाकाव्य बनकर तैयार कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बड़े बड़े गद्यांशों की, पद्यांशों की उत्पत्ति हो जाती है। अब अगर आपको इसके बारे में जानना हो तो वाक्य के बारे में एक बात बतानी थी कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य कहलाती है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य कहलाती है। ठीक है, अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात हो तो ध्वनि, जो कि मौखिक इकाई है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई की बात हो तो वाक्य, जो कि लिखित इकाई है। ऐसे ही भाषा की सबसे छोटी और लिखित इकाई की बात हो तो वर्ण होता है। ठीक है, ध्वनि से वर्ण, वर्ण से वाक्य। और ध्वनि के बारे में अगर जानना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि वर्ण के लिख लो, वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। टुकड़ों को हम बोलते हैं खंड। तो हम कहेंगे वर्ण के खंड नहीं हो सकते। ठीक है, अब अगर वर्ण के खंड नहीं हो सकते तो वो वर्ण कौन से होंगे जो खंड नहीं हो सकते जिनके? तो वो वर्ण स्वर होते हैं। लेकिन व्यंजन के खंड हो सकते हैं, क्योंकि व्यंजन स्वर की सहायता से बनते हैं। बिना स्वर के कोई व्यंजन नहीं होता कंप्लीट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि अगर वर्ण की बात की जाए, वर्णों को तोड़ने की बात की जाए तो वर्ण नहीं टूट सकते कभी भी। ठीक है, लेकिन जो वर्ण स्वर रहित है उसको तोड़ सकते, उसको नहीं तोड़ सकते। लेकिन जो वर्ण स्वर सहित है उसको तोड़ सकते हैं। अगर स्वर के साथ वर्ण की उत्पत्ति हुई है तो तोड़ सकते हैं, अगर स्वर के साथ, स्वर के बिना वर्ण की उत्पत्ति हुई है तो नहीं तोड़ सकते। ठीक है, वर्ण को तोड़ा नहीं जा सकता, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इतना समझ गए आप लोग? ध्वनि, वर्ण और शब्द के बाद वाक्य। तो यहां आप इतना समझ गए होंगे कि भाई भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 लिखित और नंबर 2 मौखिक। भाषा के आपके पास दो रूप होते हैं, एक तो लिखित होता है, एक मौखिक होता है, जिसे हम भाषा कहते हैं, या भाषा इन दोनों से मिलकर तैयार होती है। लिखित कौन सा? जो केवल ध्वनि, वो सॉरी मौखिक कौन सा? जो केवल ध्वनि के रूप में निकलता है। ठीक है, और लिखित कौन सा? उसी ध्वनि को अगर हमने लिख दिया तो लिखित रूप होता है। तो भाषा दो प्रकार की होती है, या भाषा के दो रूप होते हैं, एक तो लिखित, दूसरा मौखिक। ठीक है, अब ये तो हो गई भाई भाषा की बात कि भाषा में क्या होता है, भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे बनती है। अब इसके आगे हम क्या देखने वाले हैं? तो इसके आगे हम देखने वाले हैं वर्णमाला। ये शब्द भी तो था आपके पास एक, इस टॉपिक का ही नाम है वर्णमाला।
तो वर्णमाला क्या है ये भी तो जानना चाहिए हमको। तो अब देखो कैसे जानना चाहिए, कैसे पता लगेगा वर्णमाला क्या है। तो आप इसमें टुकड़े करो शब्द के, वर्ण धन माला, इससे दोनों से मिलकर बनता है वर्णमाला। ठीक है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि वर्णों के माला को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों की माला को वर्णमाला कहा जाता है। पहला रीजन पता लग गया कि हाँ भाई, पहले हम ये भी कह सकते हैं कि वर्णों की माला को वर्णमाला कहा जाता है। अब आगे बढ़ेंगे भाई माला कैसे बनेगी। तो हमने वर्ण लिखना शुरू किए। जैसे सबसे पहले लिखा हमने का, मा, ल, स, अ, ट, प, द, न, य, ज, ज, ऊ, ओ, अंग, अड़ा, सा, च, और क्या हो सकता है आप बताइए थोड़ा भाई। सहायता तो बनती है, और ये भी हो सकता है। ये तो होते हैं वर्ण अक्षर हिंदी के, हिंदी भाषा के, ये तो होते हैं। अब इनमें होता क्या है कि देखो, वर्णों की माला को वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्णमाला कहने के लिए वर्ण की कई सारे वर्ण होने चाहिए जिससे माला बनेगी। माला कैसे बनती है, जब फूलों की बात करते हैं, फूलों की माला होती है, उसमें क्या होता है, एक फूल, दो फूल, तीन फूल से माला नहीं बनती ना। कई सारे फूलों को धागे के अंदर डाला जाएगा, तब वो जाकर एक माला बनकर तैयार होती है। ठीक है, वैसा ही कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि कई सारे वर्णों को इकट्ठा जोड़ा जाएगा, इकट्ठा रखा जाएगा, और उन सभी वर्णों को मिला जुला कर कहा जाता है वर्णमाला। क्या कहा जाता है, वर्णमाला। अब आप कहोगे कि अगर वर्णमाला कहा जाता है सभी वर्णों को मिला जुलाकर, तो फिर ये क्या नाटक है कि कभी यहाँ का लिखा है हाल ही तुरंत ही माँ लिख दिया, फिर ला लिख दिया, सा लिख दिया, आ लिख दिया, टा लिख दिया, इनको ठीक तरीके से क्यों नहीं लगाया जैसा कि हिंदी वर्णमाला में हमने बचपन से सीखा है। तो ऐसा हमने इसलिए नहीं किया ताकि आप समझ सकें कि इस सब चीजों को ऐसे अस्त व्यस्त करके लिखने से वर्णमाला नहीं बनती। इसका दूसरा रीजन बनता है कि वर्णों के क्रमिक या व्यवस्थित, वर्णों के क्रमिक या व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के क्रमिक या व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा जाता है। लो भाई, अब जो एक ये हो गया ना, जो ये सब फैलाया है हमने कि भाई का के बाद माँ, फिर ला, फिर सा, फिर आ, फिर टा, जो अस्त व्यस्त करके लिखा है, कहीं का कहीं लिख दिया, ये सब चीजें वर्णमाला नहीं कहलाती। ये वर्ण होते हैं, ठीक है, समझ में आता है इतना, लेकिन ये सारे के सारे मिला जुला कर वर्णमाला नहीं बनते। क्या लिखा गया है, वर्णों के क्रमिक या व्यवस्थित रूप को, मतलब इन सभी वर्णों को क्रम से लगाना पड़ेगा। का के बाद क्या आता है, माँ के बाद क्या आता है, पा के बाद क्या आता है, आ के बाद क्या आता है, तो ये सारे जब क्रम से लगे होंगे तो कहलाएगा व्यवस्थित रूप। मतलब का, ख, ग, घ, ड़ा, का, ख, ग, घ, अंगा, का, ख, ग, घ, अइया, इन सभी को मिला जुलाकर जब इनको हम व्यवस्थित रूप से लिखते हैं तब बनता है, क्या बनता है, वर्णमाला। तो हम इसे मिटाते हैं और इनको हम व्यवस्थित रूप से लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अ, आ, ए, ई, उ, ऐसे ए, ओ, ओ, अंत में अंग, आहा, क, ख, ग, ख,
अंगा, च, छ, ज, झ, अइया, ट, ठ, ड, ढ, ड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, ल, ल, व, स, स, ह, छ, त, ज, स। अब इनकी गिनती की जाए पहले तो कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 49 हो गए। जबकि 49 के अलावा भी होते हैं कई, कुल मिलाकर 52 गिने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने लिखे हैं 49। अब ये 3 कौन से हैं, कहाँ से आएंगे, कैसे बनेंगे, कैसे नहीं बनेंगे, इनकी चर्चा आगे करेंगे हम, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने इतने ही क्यों लिखे हैं, क्योंकि इतने ही हमने बचपन से पढ़े हैं, जो कि हमें नर्सरी में LKG UKG में पढ़ने को मिले थे कि इन्हीं वर्णों को हम वर्णमाला कहते हैं और इसी क्रम में इनको लिखा जाता है, ठीक है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो हिंदी व्याकरण को लेकर, तो वहाँ पर ये वाला व्यवस्थित रूप नहीं होता है। यहाँ पर बीच में कुछ और भी वर्ण लिखे जाते हैं जिनको मिला जुलाकर बनते हैं 52 वर्ण, और उन 52 वर्णों के बाद में इनको कहा जाता है एक व्यवस्थित रूप तैयार हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम वर्णमाला अगर गिनते हैं तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है, लेकिन यहाँ पर ये 49 है, केवल 49 है। 3 अभी कम है इसमें, 3 हम आगे सीखेंगे कि यहाँ पर कैसे और कहाँ पर उन तीनों को लिखा जाता है, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं इस बात को लेकर, तो आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए आपको करना क्या होगा, मैंने तो किया जो मुझे करना था, लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको ये करना होगा कि आपको वीडियो को शेयर करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपको और अच्छे कॉन्सेप्ट और जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। तो हमने वर्णमाला को समझ लिया, अब हम आगे समझेंगे कि वर्णमाला जो बनकर तैयार होती है वो कैसे बनकर तैयार होती है, 3 चीजों से मिलकर, एक स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा होता है अयोगवा। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वर्णमाला किनके सहयोग से बनकर तैयार होती है, वर्णमाला पूरी कब होती है, क्या क्या होता है वर्णमाला के अंदर जब वो पूरी होती है, तो आपको मेनली मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि वर्णमाला 3 तरह से मिलकर तैयार होकर बनती है। इसमें एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन, तीसरा होता है अयोगवाह। अयोगवाह ऐसे जो व्यंजन भी होते हैं, स्वर भी होते हैं, लेकिन स्वर की बात की है, स्वर खुद में स्वर होते हैं, व्यंजन खुद में व्यंजन होते हैं, लेकिन अयोगवाह खुद के नहीं होते। अयोगवा होते हैं स्वर भी और व्यंजन भी, लिखित में स्वर होंगे और बोलने में मौखिक में व्यंजन होंगे। सुनाई व्यंजन देते हैं और दिखाई स्वर देते हैं, ऐसे होते हैं अयोगवा। तो आपकी वर्णमाला इन तीनों से मिलकर तैयार होती है, जिसे हम स्वर, व्यंजन और अयोगवा कहते हैं। इनके अलावा वर्णमाला नहीं बन सकती। दूसरा पॉइंट है कि हमारी वर्णमाला मानक पद्धति पर आधारित है। मानक पद्धति पर आधारित है, ठीक है। हमारी वर्णमाला मानक पद्धति पर आधारित है। अब कैसे, मानक पद्धति क्या होती है, तो केंद्रीय
हिंदी निर्देशालय ने 1983 में हिंदी भाषा का मानक रूप जारी कराया। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1983 में हिंदी भाषा का मानक रूप जारी कराया। अब मानक रूप क्या होता है? तो मानक रूप से आप समझ जाओ कि मानक रूप कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म को। है स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा? जैसे आप लोग ने फिजिक्स पढ़ी है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, तो फिजिक्स में आपको ये देखने को मिलता है, उसमें कई सारी इकाइयाँ होती है, यूनिट्स, है ना, जैसे जूल, कूलोम, एंगस्ट्रॉन, या ऐसी कई सारी, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं फिजिक्स के बारे में, तो ऐसी कई सारी इकाइयाँ होती हैं। और जब उन इकाइयों की बात की जाती है तो उन इकाइयों को एक फिक्स कौन करता है, सेट कौन करता है कि इससे कम ज़्यादा में ये इकाई तैयार नहीं हो सकती, है ना, इस देश में यही इकाई काम करेगी, उस देश में यही इकाई काम करेगी। और फिर इन सभी इकाइयों के ऊपर होती है एक स्टैंडर्ड इकाई, जिसको इंटरनेशनल यूनिट कहा जाता है। होता है नहीं होता है इन स्टैंडर्ड यूनिट या इंटरनेशनल यूनिट, ऐसा ही पद्धति जिसे बोलते हैं, ऐसा ही पद्धति बोला जाता है। तो भाई ऐसा ही यूनिट जो होती है, वैसे ही ऐसा यूनिट होती है मानक रूप। ठीक है, तो हिंदी भाषा का मानक रूप भारत के अंदर ही तैयार हो सकता है, क्योंकि हिंदी भाषा हिंदुस्तान में ही बोली जाती है। लेकिन जो नापने तोलने की जो इकाइयाँ होती हैं वो तो भाई सारी जगह होती है ना, पूरे विश्व में होती है। तो वहाँ पर मानक रूप देशों के हिसाब से, कभी विश्व के हिसाब से भी तैयार किए जाते हैं, लेकिन हिंदी भाषा का मानक रूप केवल हिंदुस्तान में रहकर तैयार किया जा सकता है। तो उसी हिंदी निदेशालय ने, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1983 में हिंदी भाषा का मानक रूप तैयार किया है। ठीक है, अब इस मानक रूप से होगा क्या? तो इस मानक रूप इस मानक रूप से ये होगा कि कई बार हमने देखा था कि हम ऐसे करके लिखते थे, मतलब जो पुराने स्टूडेंट रहे होंगे, जो आपसे बड़े हैं, 10-60 साल बड़े हैं या माता पिता हैं, उन्होंने ऐसे करके लिखा होगा कभी, है ना, ऐसे करके लिखा होगा कभी। तो इन सभी चीज़ों को, इन सभी वर्डों को यहाँ से हटाकर जो रूप दिया गया है वो ऐसा दिया गया है। ऐसा रूप दिया गया है। तो इससे ये बताया गया है कि अब जो आधुनिक हिंदी भाषा होगी, उस आधुनिक हिंदी भाषा में आपको ये शब्द या ये अक्षर या ये वर्ण लिखने की अनुमति नहीं होगी। और कौन सा अक्षर कब लिखा जाएगा, कैसा लिखा जाएगा, कैसी मात्राओं के साथ लिखा जाएगा, है ना, और किस जगह पर लिखा जाएगा, उन सभी का एक स्टैंडर्ड रूप तैयार किया है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप तैयार किया है, जिसके अनुसार हमें हिंदी भाषा में आगे बढ़ना होगा और हम आसानी से, बिना कंफ्यूज हुए, बिना शंकाएं पैदा किए, बिना संकटों के, हम बिल्कुल आसानी से इस तरह से हम हिंदी को पढ़ सकते हैं। तो बस यही मानक रूप है। उन्होंने बस निश्चित कर दिया कि ये वाला लेटर, ये वाला अक्षर, ये वाला वर्ण इसके बाद लिखा जाएगा, इसमें ऐसा नहीं लिखा जाएगा, इसमें ऐसा ही लिखा जाएगा। तो बस इन्हीं रूपों को कहा गया है मानक रूप। इससे ये होता है कि नियम तैयार कर दिए, सीधे सीधे ये बोल दो कि नियम बना दिए। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने 1983 में हिंदी भाषा के एक नियम बना दिए कि इससे बाहर कुछ भी नहीं है, जैसा भी होगा वो इसी के अनुसार होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब बात आती है लिपि की। लिपि क्या होती है? तो किसी भी देश की, यहां लिखते हैं, किसी देश की एक निश्चित भाषा को, भाषा तय की गई, और उसी भाषा को लिखित रूप दिया गया, उसी भाषा को लिखित रूप दिया गया, और
इसी लिखित रूप को लिपि कहा गया। क्या कहा गया? लिपि कहा गया। मतलब ये है कहने का, जैसे हम जो भाषा बोलते हैं, है ना, हम जो भाषा बोलते हैं वो इसका ये पता करना होता है कि ये भाषा देश के कोने कोने तक विस्तार है या नहीं, इस भाषा का विस्तारित है कि नहीं। मतलब इस भाषा, जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी भाषा का हमारे देश के कोने कोने तक विस्तार है या नहीं, मतलब देश के कोने कोने तक हिंदी बोली जाती है या नहीं। अगर हिंदी नहीं बोली जाती तो कौन सी भाषा है जो पूरे देश में बोली जाती है? तो उस पूरे देश में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा को लिखित रूप तो देना होगा ना, उस भाषा को लिखित रूप तो देना होगा। और अगर उसी भाषा को जब लिखित रूप दिया जाता है तो कभी बोली कहा जाता है, कभी भाषा कहा जाता है, लेकिन लिखित रूप में इसको लिपि कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। मतलब हम जो भाषा बोलते हैं वो भाषा अगर लिखी जाएगी तो वो लिपि कहलाएगी। ठीक है, जब उसी लिपि को अगर नाम दिया जाए तो हम कहते हैं कि हमारे देश में देवनागरी या नागरी लिपि लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है ये? बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट। ये हमारी लिपि को लिखने का एक तरीका होता है। जैसे हमने जैसे यहाँ से इस साइड से बाएं तरफ से लिखना शुरू किया और आगे दाएं तरफ लेके गए, है ना, फिर से बाएं तरफ से लिखना शुरू किया और बाएं तरफ दाएं तरफ लेके गए। ऐसा तो नहीं किया कि दाएं तरफ आके यहाँ पर हमारा पेज खत्म हो गया या बोर्ड खत्म हो गया और यहीं से फिर वापस से लिखना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है ना। तो इसको हम बाएं से दाएं लिखते हैं। हमारी भाषा को, हमारी लिपि को हम जब लिखते हैं तो बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है। अब अगर देखो, विश्व भर में अंकों को लिखने का तरीका और हिंदुस्तान की लिपि के अनुसार अंकों को लिखने का तरीका क्या होता है? विश्व में अंकों को लिखा जाता है ऐसे: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, अब देवनागरी लिपि में कैसे लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में लिखने का तरीका होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो ये कैसे लिखी गई है? देवनागरी में। नागरी अंक बोले तो लिपि, जो हमारी लिपि है उस लिपि में अंकों को लिखा जाएगा, तो अंकों को इस तरीके से लिखा जाता है। ये कहलाती है देवनागरी लिपि। ठीक है, और हिंदी में कैसे लिखा जाएगा अंकों को? तो वही जो अभी आपने वर्णमाला देखी थी, आ आ इ ई, ये लिपि हो जाती है हिंदी भाषा। अगर इसकी भाषा लिखी जाएगी तो इसकी भाषा अंग्रेजी होती है, आप सभी को पता है। ठीक है, ये पूछे नहीं जाते लेकिन आपको देखने को मिल जाते हैं कई जगह, कई बार। ठीक है, तो आपको ये समझ के चलना है कि वर्णमाला कैसे बनती है, किन किन के मिलने से बनती है। तो स्वर, व्यंजन और अयोगभाव के मिलने से बनती है। हमारी वर्णमाला का मानक, हमारी वर्णमाला जो है वो मानक पद्धति पर आधारित है। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने 1983 में हिंदी भाषा का मानक रूप जारी किया जिसे लिपि कहा गया। मानक रूप जारी किया जिसे लिपि कहा गया। अब इस मानक रूप में
इस मानक रूप में वर्णों का क्रम तय किया गया। शुद्ध वर्तनी को समझाया गया। या तय किया गया बोले तो फिक्स किया गया। ठीक है, ये क्या है, मानक रूप के कुछ तरीके हैं। मानक रूप का नाम क्यों दिया गया, तो मानक रूप इसीलिए कहा गया कि इसमें वर्णों के क्रम को बताया गया कि वर्णों का क्रम कैसा होगा, पहले क्या लिखा जाएगा फिर क्या लिखा जाएगा। दूसरा शुद्ध वर्तनी को समझाया गया कि भाई शुद्ध वर्तनी कैसे लिखी जाएगी। कई बार क्या होता है ना, आप लोगों ने कई बार देखा होगा आप लोगों ने कि आशीर्वाद लिखा जाना चाहिए ऐसे, और कई लोग लिखते कैसे हैं, ऐसे। तो ये गलत रूप है या नहीं, बस इसी बात को समझाया गया है। किसमें, मानक रूप में मानकीकरण किया गया। सीधी सी बात है, जब मानकीकरण किया गया तो ऐसे कुछ तरीके बताए गए कि वर्णों को कैसे लिखा जाएगा, शुद्ध वर्तनी कैसे लिखा जाएगा। तो कई बार आपने दुकानों पे या कहीं भी ऐसा देखा होगा, और जबकि सही क्या होता है, ये होता है। बस इन्हीं चीज़ों को समझाया गया है मानकीकरण में या मानक रूप में। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हिंदी भाषा अगर तैयार होती है तो उसका वर्णमाला का क्रम, वर्णमाला को लिखने का तरीका, किन किन से बनकर वर्णमाला बनती है, और शुद्धि अशुद्धि आदि को समझाना ही मानकीकरण कहलाता है। इसी मानकीकरण को जारी किया था केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने, और इसी मानकीकरण को कहा गया लिपि। लिपि क्या होती है, किसी देश की निश्चित भाषा। ठीक है, उसी भाषा को एक निश्चित रूप देना लिपि कहलाता है, लिखित रूप देना लिपि कहलाता है। और जो अगर लिपि की बात की जाए तो भारत देश में लिपि कौन सी चलती है, भारत देश में होती है देवनागरी या नागरी लिपि। जो लोग कंप्यूटर चलाते होंगे ना, टाइपिंग करते होंगे, उनको पता होगा उसमें एक फॉन्ट होता है देवनागरी के नाम से, तो वही देवनागरी फॉन्ट हिंदी का फॉन्ट होता है स्पेशली। ठीक है, लिपि तैयार की गई, इस लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता है, और इसमें अंकों के लिखने का कुछ ऐसा तरीका होता है। देवनागरी लिपि में अंक इस प्रकार से लिखे जाते हैं, बाकी आप ये जानते ही हो मैथ में। ये हो गया भाई आपका हिंदी भाषा का, या कह सकते हैं कि वर्णमाला का इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, परिचय आदि आदि इत्यादि। तो आप इसको देख लो, और अगली क्लास के लिए प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और नेक्स्ट क्लास को देखने जरूर आना। आपको और भी अच्छा ऐसा ही नॉलेज, ज्ञान हिंदी के भाषा के बारे में देखने को मिलेगा, जो केवल आपके लिए ही नहीं, आपके बड़े छोटे जो भी हैं आसपास के सभी के काम आने वाला है। ठीक है, तब तक सब बखैर, शुभ रात्रि, बाय बाय। वालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। खत्म, देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। एक लाइक भाई, लाइक करे, फॉलो करे, शेयर करे। क्या चाहिए बदले में हमें, बस एक प्यारा सा लाइक। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब यार, सभी की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत, और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार, हाथ जोड़ के विनती है।